नमस्कार, मैं दीपक चौरसिया। लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका स्वागत है। चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जहां चुनाव आयोग के ऐलान के बाद सियासी दलों ने कमर कस ली है, वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली और टीएमसी ने रमजान में चुनाव कराने पर सवाल खड़े किए हैं। उधर फारूक अब्दुल्ला और मायावती ने कश्मीर में विधानसभा चुनाव न कराने पर केंद्र और चुनाव आयोग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पर 3 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। खास बात यह है कि इसमें पुलवामा के मास्टरमाइंड मुदस्सिर के भी मारे जाने की खबर आ रही है। इसके साथ ही कश्मीर में आतंक फैलाने का पाकिस्तान का एक और चेहरा सामने आया है। हालांकि आतंक फैलाने में पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब भी हो चुका है। साथ ही आज से मिशन अयोध्या की भी शुरुआत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थ बनाए गए श्री रविशंकर आज अयोध्या में वहां के लोगों का मन टटोलेंगे। हालांकि अभी अयोध्या का क्या निकलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। पूरी खबर आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ लोकतंत्र जिंदाबाद में। इसके अलावा लोकतंत्र जिंदाबाद में आज कुछ और बड़ी खबरें हैं, जिनको हम इस बुलेटिन में दिखाएंगे, क्योंकि इनका लोकतंत्र से सीधा सरोकार है। दिल्ली में चलती कार में आग लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार में आग सीएनजी लीकेज की वजह से लगी। वहीं पंचकुला कोर्ट पर भी नजर रहेगी, जहां से समझौता ब्लास्ट कोर्ट में फैसला आने वाला है। समझौता ब्लास्ट केस में 18 फरवरी 2007 को हुए इस ब्लास्ट में 68 लोगों की जान चली गई थी। साथ ही जेएनयू देशद्रोह केस में भी आज पटियाला हाउस कोर्ट पर अपडेट है, जिसकी सुनवाई 29 मार्च तक टाल दी गई है। इसके अलावा इथियोपिया में विमान हादसे में मरने वालों की तादाद 157 हो गई है। इसमें 6 भारतीय भी शामिल हैं। साथ ही आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 56 विभूतियों को पद्म सम्मान से नवाजा है। इसके साथ ही बुलेटिन में क्या नहीं दिखाएंगे वो आचल आपको बताएंगे। इस बुलेटिन में हम क्या नहीं दिखाएंगे वो आपको बताते चलें। जम्मू में आतंकी एनकाउंटर के बाद कोई ऐसी तस्वीर आपको नहीं दिखाएंगे जो कि विभत्स। अयोध्या में मध्यस्थता से जुड़ी कोई ऐसी जानकारी नहीं देंगे जिसके दिखाने से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो। साथ ही दिल्ली कार हादसे की भी कोई ऐसी तस्वीर आपको हम नहीं दिखाएंगे जो आपको विचलित कर सकती है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी संग्राम का बिगुल बच चुका है। नेता भी दंगल में उतर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की सत्ता की जंग अभी इतनी आसान नहीं है। सवाल वही है कि अब की बार किसकी होगी सरकार। अब की बार फिर मोदी सरकार, या फिर महागठबंधन की होगी नैया पार। 90 करोड़ वोटर किसे बनाएंगे किंग और किसे बनाएंगे किंग मेकर। 2019 की शुरुआत के साथ ही देश के मन में ये सवाल कुलबुलाने लगे हैं। साथ ही ये सवाल भी कि जनता कब करेगी मतदान और किस दिन आएगा चुनाव का रिजल्ट। आखिर 10 मार्च की शाम चुनाव आयोग ने इन सवालों के जवाब साफ कर दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त ने घोषणा की कि इस बार 7 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे और 23 मई को नतीजे आएंगे। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, सेकंड फेज 18 अप्रैल, थर्ड फेज 23 अप्रैल, फोर्थ फेज 29 अप्रैल, फिफ्थ फेज 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May, and all countings 23rd May. Phase 1 91 constituencies, 20 states. Phase 2 97 constituencies, 13 states. Phase 3 115 constituencies, 14 states. Phase 4 71 constituencies, 9 states. Phase 5, 51 constituencies, 7 states. Phase 6, 59 constituencies, 7 states. And Phase 7, 59 constituencies, 8 states. इस बार सभी उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति और शिक्षा का ब्यौरा देना होगा। उम्मीदवारों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा फॉर्म 26A भी भरना होगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार ईवीएम मशीनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। चुनावों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है।
लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रखना होगा। किसी भी तरह के नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि इस बार एक ऐप भी लॉन्च होगा, जिसकी मदद से कोई भी मतदाता किसी भी नियम के उल्लंघन को कैमरे में कैद कर सीधे हमें भेज सकेगा। उन्होंने कहा कि इस बार समाधान वेब पोर्टल भी होगा। आम जनता इस पोर्टल के जरिए फीडबैक दे पाएगी। साथ ही सभी बूथ पर सीसीटीवी कैमरा भी होगा। चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदाताओं तक पहुंचने के लिए हर तरह की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो हमारे असाइनमेंट एडिटर आतिर खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आतिर, रमजान को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या इस फेस्टिविटी के दौरान अब तक चुनाव नहीं हुए हैं या इस तरह की परंपरा नहीं रही है? देखिए, ऐसा नहीं है कि रमजान के दौरान चुनाव कभी नहीं हुए, लेकिन जैसे कि मुझे लगता है पिछली बार भी थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बता रहे थे कि हर चीज को मद्देनजर रखा जाता है, क्योंकि इस देश में धार्मिक कई त्योहार भी होते हैं और परंपराएं होती हैं जिनको निभाना होता है, लेकिन सभी को कहीं न कहीं तो कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन रमजान कोई एक ऐसी बात नहीं है। रमजान में किसान जो है अपना खेत भी जोतता है, रमजान में लोग अपने जो नॉर्मल काम करते हैं। तो रमजान के दौरान वोट देने में या प्रचार करने में या रैलियों में जाने में मुझे लगता नहीं कोई आपत्ति होनी चाहिए। चलिए देखते हैं किसने आपत्ति उठाई है। रमजान में चुनाव पर उठे सवाल फिरंगी महली ने उठाए हैं। तारीखों पर सवाल उन्होंने उठाए हैं। उनका कहना है 6 से 19 मई के बीच चुनाव पर रोजेदारों का क्या होगा, उनको परेशानी होगी। फिरंगी महली का ये कहना है। उनका कहना है कि आयोग को रमजान का ख्याल रखना था। इलेक्शन कमीशन ने जो डेट्स अनाउंस की हैं उसमें 6, 12 और 19 को भी वोट डालने का ऐलान किया गया है, जबकि 5 मई को रमजान मुबारक का चांद देखा जाएगा। अगर चांद हो जाता है तो 6 से रमजान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा और ये तीनों वोटिंग डेट्स रमजान के मुबारक महीने में पड़ेंगी, जिससे कि मुसलमानों को गैर मामूली परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश है कि इन डेट्स में तब्दीली कर दे। तो चल सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है इस तरह की परंपरा रही है कि रमजान का ख्याल रखा जाए? त्योहारों का ख्याल तो रखा जाता है, त्योहारों से लेकर इसके साथ साथ एग्जाम्स का भी ख्याल रखा जाता है। एग्जाम्स तो कंप्लीट हो रही है। बिल्कुल, त्योहारों से लेकर एग्जाम्स का, और सबसे बड़ी बात सुरक्षा में हमारी जो तमाम एजेंसीज जुटी होती हैं और साथ ही साथ जो हमारी फोर्सेस होती हैं उनकी मूवमेंट का भी ख्याल रखा जाता है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि हम फिरंगी महली ने जो कहा आपको सुनवा रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन वैसी उनकी थोड़ी देर पहले प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने ये तक कह दिया है दीपक कि वो लोग जो कह रहे हैं कि मुसलमान जाकर वोट नहीं करेंगे या रोजेदारों को दिक्कत होगी, वो मुसलमान को समझते नहीं है और वो और ज्यादा भारी तादाद में वोट करने वाले हैं। तो ये बहुत दिलचस्प होगा। ये मुझे नहीं पता है, क्योंकि बहुत दिलचस्प बात है। मेरे साथ सुबह भी पैनल में दीपक लोग जुड़े हुए थे, और चाहे वो टीएमसी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, एसेंशियली जिनके वोट बैंक माने जा सकते हैं कि मुस्लिम वोटर्स होते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल दिया है वो हमारे लिए ठीक है। हमें ये देखना होगा दीपक कि ऐसा नहीं है अप्रैल मई में चुनाव कभी हुए नहीं। हमेशा पिछली बार के कितने भी चुनाव उठा लिए जाएं, और कई स्टेट के भी इलेक्शंस होते हैं वो अप्रैल मई में होते हैं। एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा ये आ रहा है कि चाहे वेस्ट बंगाल, यूपी और बिहार, ये 3 राज्य हैं जो 7 फेजेस में स्प्रिंकल्ड और स्कैटर्ड इलेक्शंस हैं। तो ऐसे में इनकी जो सीटें, जो ज्यादातर मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वो काफी हद तक इन इलाकों में आते हैं, और बहुत सारी सीटें हैं इन तीनों राज्यों में जो 6 मई, 12 मई और 19 मई, ये तीनों डेट्स जो पड़ रही हैं वो रोजे के दौरान पड़ रही हैं। उत्तर प्रदेश की 41 सीटें, बिहार की 21 सीटें और पश्चिम बंगाल की 31 सीटें ऐसी हैं जो प्रभावित हो सकती हैं। ये एक थ्योरी है। ये एक थ्योरी है, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इससे निपटने की रणनीति बना लेंगी? क्योंकि आजकल तो बूथ मैनेजमेंट की है और सभी लोग कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत। आज राहुल गांधी भी बूथ मैनेजर वर्कर्स को जो है संबोधित कर रहे हैं। वो दिल्ली कार्डलेस पार्टी है, वो ये भी मानते हैं। लेकिन दीपक, मुझे याद है कि मुझे ये नहीं याद पड़ रहा है कि कौन सा चुनाव था, लेकिन ये मुझे जरूर याद पड़ रहा है कि अब से कुछ दिन कुछ इस तरह का चुनाव जब हुआ था तो ईवीएम्स खराब हो गई थी कई जगहों पर, और रोजेदार जो थे, क्योंकि वो रमजान के महीने से क्लैश कर रहा था, वो 2 घंटे तक खड़े रहे, उसके बाद अपने घर चले गए। तो उन्होंने कहा हम दोबारा वोट देने नहीं आएंगे। तो ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठना लाजमी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो एक फैक्टर है वो लोगों के लिए दिक्कत भी बनता है। हालांकि ग्राउंड पे इसका कितना असर होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। ग्राउंड पर मुझे नहीं लगता इसका बहुत ज्यादा असर होगा आंचल, क्योंकि सबको
लगता है कि उनको वोट डालना चाहिए। और आजकल वोट डालने के लिए बहुत बड़ी जागरूकता है। चुनाव आयोग से लेके टीवी चैनल से लेके रेडियो स्टेशन से लेके अखबार सभी बार बार ये कैंपेन करते हैं कि लोगों को मतदान के लिए निकलना चाहिए, अपने वोट को एक्सरसाइज करना चाहिए। एक अपील आप भी अभी कर दीजिए इसी मैं बिल्कुल ये अपील करूंगा कि इन चुनाव में आपको अधिक से अधिक संख्या में निकलकर वोट डालने हैं। और सबसे पहले सबसे बेहतर होगा कि आप सुबह सुबह वोट डालें, क्योंकि उस वक्त जो है गर्मी थोड़ा कम होगी। और एक नारा भी पॉलिटिकल पार्टी देते हैं, खासकर बीजेपी वाले, कि पहले मतदान उसके बाद जलपान। हाँ, और सेंस भी बनती है, क्योंकि हमें दीपक ये भी बहुत दिलचस्प है इस बारी, चाहे दिल्ली एनसीआर का इलाका और राजस्थान और जो उत्तरी भारत के बहुत सारे प्रदेश हैं, वहां पर भी मई के महीने में वोटिंग हो रही है, तो उस वक्त गर्मी चरम पर होती है। गर्मी चरम पर होती है। और दरअसल ये जो शेड्यूल था ये था ठंड का। ये चुनाव होते थे अक्टूबर, नवंबर और सितंबर के दरमियान, लेकिन 6 महीने 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने जो इलेक्शन थे उनको एडवांस कर दिया था, उनको प्रीपोन कर दिया था। और उसके चलते ही गर्मी का कहर अब इन चुनाव पर बरसता है। लेकिन गर्म आसमान होगा, लेकिन इसी गर्म आसमान के साथ एक ठंडी सी कुर्सी मिलेगी जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री पद की चेयर। और कितने लोग इसकी लालसा लगाए बैठे होंगे ये आप सब जानते हैं। हर आदमी इस देश में सर्वोच्च पद तक पहुंचना पाता है, पहुंचना चाहता है, खासकर राजनीतिक पार्टी से जुड़े लोग। लेकिन अभी वो चेयर खाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और क्या वो बैठे रहेंगे? आजकल आपको क्या लगता है? आपकी फीलिंग क्या कहती है? खेल कुर्सी नहीं, मुझे ये लगता है कि इस बार जब चुनाव होंगे दीपक, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, शिफ्टिंग एजेंडाज हो रहे हैं। नैरेटिव हमें पता है कि मोदी और बीजेपी लीड कर रही है, लेकिन जो जनता के मुद्दे हैं, जो अब से 2 महीने पहले का नैरेटिव था और आज का जो नैरेटिव है उसमें बदलाव है। ऐसे में क्या आप कैसे कह सकते हैं इस नरेशन में बदलाव है? मैं सिर्फ एक लाइन में इस नरेशन को समझाता हूं आपको। राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास। नहीं, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, ये 3 मुद्दे हैं जो बीजेपी का नैरेटिव रहने वाला है। लेकिन राहुल गुजरात चुनाव में विकास पागल हो गया था। गुजरात चुनाव में वो विकास पागल हुआ था राहुल गांधी की नजर में, लेकिन वहां विकास था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां सी प्लेन से साबरमती नदी के ऊपर पूरे चुनाव तो आप 26 सीटें दे रहे हैं इस बार गुजरात में। पहले आप 26 सीटें दे रहे हैं गुजरात में, क्लीन स्वीप एक बार से बीजेपी को। गुजराती प्राइड की बात है, भले से 26 सीटें न मिले, लेकिन बहुमत की सीटें वहां पर। लेकिन दीपक, मैं एक चीज मोदी जी के बारे में जरूर कह दूं, कि न सिर्फ वो एजेंडा सेट करते हैं चुनाव का, बल्कि आखिरी ओवर, स्लॉग ओवर्स में जाके जब छक्के मारते हैं ना, तो विपक्ष के पसीने छूट जाते हैं। इतना मैं ग्रांट करती हूँ। मतलब आप राहुल गांधी को कमजोर समझ रही हैं? नहीं, मैं उनको कमजोर नहीं समझ रही हूँ। एक को मजबूत बताना मतलब दूसरे को कमजोर समझ रही हैं। एक आप बहुत मजबूत है, इसका मतलब ये नहीं है दीपक कि मैं कमजोर हूँ। नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि आंचल सबसे मजबूत है और मैं सबसे कमजोर हूं। लेकिन इन चुनाव में कौन मजबूत और कमजोर रहेगा, इसकी पूरी समीक्षा होगी। हम अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। विजय मिश्रा हमारे साथ लखनऊ में मौजूद हैं। इसके अलावा पुलकित भी थोड़ी देर में हमारे साथ दिल्ली से जुड़ेंगे। विजय से बात करेंगे, पुलकित से बात करेंगे, लोगों का मन जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो चुनाव को लेकर कुछ लोग बेवजह विवाद पैदा कर रहे हैं, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। उन्होंने कहा कि रमजान में होने वाले चुनाव का मैं स्वागत करता हूं और रमजान में मतदान होने से वोट प्रतिशत और बढ़ेगा। आंचल, क्या कहता है असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान? और देखिए, साफ तौर पर एक तरह से फिर से मुस्लिम वोट बैंक की ये पूरी राजनीति है, दोनों तरफ से ही जो एक तरह से खेली जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो, जिसका ये कहना है, आज बीजेपी के प्रवक्ता जब मेरे साथ सुबह जुड़े थे तो उनका ये कहना था कि देखिए चुनाव आयोग के पाले में गेंद है, वो तारीखें तय करता है, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। वैसे बहुत सारे त्योहार तो आते जाते रहते हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये चुनाव आयोग की कॉल है, और अगर उसको तारीखें चेंज भी करनी हो तो कर दे। लेकिन एक तरफ एक बहुत बड़ा हल्का ये भी है, जैसे फिरंगी महली को हमने सुना, उनका ये कहना था कि इससे वोटिंग इंपैक्ट होगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जब इस तरह का बयान देते हैं, एक चैलेंज करने की कोशिश
कोशिश करते हैं कि वो मुसलमानों को नहीं जानते जो इस तरह की बात कर रहे हैं, इससे और ज्यादा वोटिंग होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से एग्जॉल्ट करने की जो बात है, ये एक स्पेशल अपील है, एक अंडरलाइंग मैसेज यहां पर है कि बढ़ चढ़कर वोट करो, और किसके लिए वोट करो, किसके खिलाफ वोट करो, ये मैं नहीं कहूंगी, ये असदुद्दीन ओवैसी खुद कहेंगे। तारीख से आतिर सबसे ज्यादा खुश अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसको इंतजार था तारीखों का, उसको लगता है कि जो शेड्यूल आया है उससे उसको भी कैंपेनिंग करने में काफी सहूलियत होगी। क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम का काम कर रहा है? देखिए, ये कह पाना, अक्सर उनके बारे में इस तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन उनके जो बयान आते हैं वो, क्योंकि इस तरह के बयान होते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को उससे फायदा पहुंचता है, चाहे वो पोलराइजेशन में हो या कोई और वजह हो, तो उनको उनकी बी टीम कहा जाता है। लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है और जिस तरह से वो अपने आप को आउटरीच करते हैं, तो उससे ये लगता है कि वो पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं और उससे बीजेपी को फायदा होता है। नहीं, पोलराइजेशन हो या काउंटर पोलराइजेशन हो, दीपक, अंततो गतवा इसका फायदा किसको पहुंचता है? अगर हम बॉटम लाइन में देखें, इसका फायदा उसको होता है जिस पार्टी की इस वक्त सत्ता है। पोलराइजेशन और काउंटर पोलराइजेशन का जो सीधा फायदा है आज की जो सोशल और कास्ट इक्वेशंस हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा होता है। और अगर ये कास्ट के आधार पर नहीं बल्कि ये पोलराइजेशन धर्म के आधार पर होता है तो उसका सीधा अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में बंटने के कारण बहुसंख्यक समुदाय भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकता हुआ सा प्रतीत होता है। उनकी पॉलिसीज यही कहती हैं, तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है। और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जो 73 सीटें जीती थी, यही तो ओवैसी से पूछा जाता है, लेकिन वो इसको बड़े स्ट्रांगली डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूं जिसके पीछे कोई ना कोई तर्क छुपा हुआ है, मैं वो कहने की कोशिश कर रहा हूं जो मुसलमान समाज को पीछे रखने वाले लोग आज तक कहते आए हैं, मैं उनके खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी के तर्क भी अपनी जगह सही है, लेकिन ये तर्क भी अपनी जगह सही है कि जब भी पोलराइजेशन होगा उसका मेजर फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। लोकतंत्र जिंदाबाद जारी। तो लोकतंत्र जिंदाबाद में आपका एक बार फिर स्वागत है। चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 26 मई को नतीजे आएंगे और 7 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल क्या कहता है, क्योंकि वहां पर ही जातीय समीकरण सबसे ज्यादा बनते और बिगड़ते हैं और कहते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। वहां के लोगों का मूड जानते हैं और सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता विजय मिश्रा के पास। विजय, आपसे जानना चाहूंगा कि जो लोग वहां पर खड़े हैं, मौजूद हैं, उनसे ये पूछिए कि वो गठबंधन के साथ जाएंगे, प्रियंका गांधी राहुल गांधी के साथ जाएंगे या मोदी के साथ जाएंगे? बिल्कुल, अगर उत्तर प्रदेश के बारे में बिल्कुल आपने सही कहा कि यहाँ की जो कुर्सी होती है वो सीधे दिल्ली की कुर्सी तय करती है। और मैं यहाँ पे काफी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या लग रहा है यहाँ का सियासी माहौल देख करके? आप किसके साथ खड़े होंगे, भाजपा के साथ या महागठबंधन के साथ या कांग्रेस में प्रियंका और राहुल के साथ? देखिए, भाजपा के साथ 2014 में काफी लोग खड़े हुए। इनके झूठे वादों पे, इनके लॉलीपॉप पे, इनके जुमलों को सुनकर लोग इनको वोट दिए। उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हुई। इस बार पूरा युवा वर्ग, नौजवान, मुसलमान, किसान, व्यापारी गठबंधन के पक्ष में जाने की तैयारी में। जहां तक मैं भी गठबंधन को वोट दूंगा। और मुझे जहां तक हम लोग संपर्क करते हैं, लोगों का ये अनुमान है कि गठबंधन जो है महाजीत की तरफ अग्रसर होगा यूपी में। बिल्कुल, मतलब और भी काफी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं। किस तरह का सियासी माहौल आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार किसके पक्ष में रहेगी सरकार, और उत्तर प्रदेश इस बार किसके पक्ष में जाएगा? उत्तर प्रदेश गलती से उनके पक्ष में चला गया, गलती से। अब जाने वाली बात नहीं। जनता यहाँ की समझदार है, जनता समझ के फैसले लेती है, जनता समझ के फैसले लेती है। तो आप किसे वोट देंगे? मेरी तो अपनी पार्टी है, समाजवादी पार्टी का वोट है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी। अगर देखा जाए तो किस तरह का माहौल दिख रहा है आपको? आप इस बार किसके पक्ष में रहेंगे? देखिए, जिस तरह की स्थितियां बनी हुई, अभी बड़ा कसमकस का माहौल है, तो बहुत ज्यादा फाइनलाइज तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन उम्मीद की अगर बात करें तो भाजपा की उम्मीद मुझे कुछ ज्यादा दिख रही है। भाजपा की उम्मीद कुछ ज्यादा दिख रही है? नहीं लग रहा है इस बार भाजपा फिर सरकार बनाएगी? जी बिल्कुल बनाएगी। लेकिन अभी कुछ लोग कह रहे थे जुमले और पता नहीं क्या क्या। नहीं, वो बात ठीक है जुमले की, लेकिन जो आवश्यकताएं थी, जो लोगों की नीड्स थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो खरी उतरी है।
बिल्कुल। और भी काफी लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या लग रहा है दादा, इस बार किसको वोट देंगे आप? सपा को देंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी को देंगे। क्यों, मतलब क्या सबसे अच्छा ये किया है? सही है ये। पिछली सरकार ने क्या गड़बड़ किया था? कौन? भाजपा, मतलब जो इसमें केंद्र में सरकार है। कुछ भी नहीं किया हम लोग के लिए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर कुछ मिली जुली प्रतिक्रिया है। काफी संख्या जो है वो यह कह रही है कि वो समाजवादी पार्टी को देगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं वो इस बार भाजपा के साथ जाएंगे। तो एक मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर लेकिन मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। विजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। कि ये भी एक तरह की थ्योरी आ रही है कि मोदी सरकार केंद्र में, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो एंटी इनकम राज्य में है वो मोदी को बहुत भारी पड़ सकती है। देखिए, ये उन तमाम राज्यों में होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महाराष्ट्र की बात लें आप, हरियाणा की बात लें आप, असम की बात लें आप, त्रिपुरा की बात लें आप, ये जो तमाम राज्य हैं यहां पर दोनों एंटी इनकम्बेंसी का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि इन तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की राज्य में भी सरकार है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि लखनऊ में हमको ऐसे लोग कहते हुए मिल रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी या फिर गठबंधन के साथ जाने वाले हैं, क्योंकि शहरी वोटर, जो शहरी वोटर होता है और खासकर लखनऊ का जो वोटर होता है वो पूरी तरह से भाजपा में है। और जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां से लड़ना शुरू किया है चुनाव, और अब उनके निधन के बाद राजनाथ सिंह जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरे समय में आज तक बीजेपी को कोई जबरदस्त चुनौती मिली ही नहीं है। तो अगर लखनऊ में 5 में से 3 लोग ये कह रहे हैं कि वो महागठबंधन के पक्ष में हैं, वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं या बीएसपी एसपी के गठबंधन को वोट देना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। बीजेपी को कान खड़े कर लेने चाहिए। या फिर मुझे ये बताइए दीपक, हमारे रिपोर्टर विजय मिश्रा एक ऐसी जगह पे खड़े हुए थे जहां आसपास एसपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे। ये कारण हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने हों, या हो सकता है वो अखिलेश यादव के घर के नजदीक हो, या किसी और जगह पे हो, मुलायम सिंह यादव के घर के नजदीक हो। लेकिन एट रैंडम अगर हम इसको सच माने कि वो किसी निष्पक्ष जगह पर खड़े थे, तो 5 में से 3 से 4 लोगों के मुंह से ये सुनना कि वो गठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, क्योंकि जो एसपी और बीएसपी विजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, मुझे ये बताइए कि आप एग्जैक्टली इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, और जो लोग एसपी के लिए कह रहे हैं कि वोट करेंगे, उस तरफ हवा बह रही है, वो कार्यकर्ता है जनता? देखिए, यहाँ पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय बस थोड़ी दूर पर है। तो ये जरूर कहा जा सकता है, समझ गया मैं, शायद पार्टी मैंने सही बोला था इसमें ज्यादा। मैं समझ गया विजय, समझ गया। चुनाव का मतलब आपने जो जगह का चुनाव किया है वो स्ट्रैटेजिकल गलत है। आज के हिसाब से पीछे लाल टोपी भी दिख गई, लोहिया टोपी भी दिख गई, और अखिलेश जो है वो लाल टोपी जरूर लगा के अपनी बात रखते हैं। क्यों लगाते हैं इसका कारण मैं आपको इस ब्रेक के बाद बताऊंगा, ब्रेक में बताऊंगा इसका कारण। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहां पर अभी भी इतने सब नैरेटिव चेंज होने के बाद भी, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास का नैरेटिव जोड़ने के बाद भी, अगर फिर भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, तो अखिलेश यादव के लिए ये तो कहना पड़ेगा, इस धूप में खड़ा हुआ है, ये तो कहना पड़ेगा कि जो ग्राउंड लेवल पर जो उनकी एक्टिविटीज है वो फिलहाल ठीक चल रही है। फिलहाल ठीक चल रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ पुलकित भी जुड़े हुए हैं। दीपक, पुलकित इंडिया गेट से जुड़े हुए हैं। इंडिया गेट से पुलकित, मुझे ये बताइए दिल्ली का मूड क्या कहता है? यहाँ पर तो कभी हाँ कभी ना आपके बीच में, कांग्रेस के बीच में चल रही है, तो देश के लिए दिल्ली का मूड क्या है? 7 सीटें दांव पर। देखिए, जहां मैं खड़ा हूं वहां पे यूपी के कुछ लोग हैं और महाराष्ट्र से भी कुछ लोग हैं, तो दिल्ली का तो ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यूपी की बात हो रही थी और दीपक जी ने एक बहुत अच्छी बात उठाई थी कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास, कौन सा मुद्दा हावी रहेगा? इन तीनों में से आप पे कौन सा होगा, या रोजगार आपके लिए? मेरे लिए तो रोजगार है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ा रोजगार ही होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है और रोजगार भी है। यानी कि जब आप वोट करेंगे तो वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है वो भी ध्यान में है? नहीं, वो तो सेना ने की है, सेना का काम है। सर्जिकल स्ट्राइक भी हमें ध्यान में है। आप महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली में घूम रहे हैं, दिल्ली की राजनीति भी आपके वहां तक पहुंचती हुई, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस का गठबंधन, इनका असर पड़ता है क्या आपको? नहीं असर पड़ता है इस पर। अच्छे दिन आए? बहुत अच्छे दिन आ गया महाराष्ट्र में, तो बहुत अच्छे दिन आ गए हमारे। महाराष्ट्र में चेंज आया? हमारे जिले में बहुत चेंज आ गया उसका। आप राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास, रोजगार। राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे पहले, उसके बाद में रोजगार और विकास, ये सब चीजें बहुत ही मायने रखती हैं। आप सबसे पहले राष्ट्रीय सलाहकार होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में हम लोगों को, जब राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं होगी तो हम क्या रहेंगे। फिर उसके बाद पे विकास है,
विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट जरूरी है, और फिर इसके बाद में हम पुलकित, मुद्रा लोन के बारे में जो लोग रोजगार की बात कर रहे हैं उनसे कृपया करके बस एक छोटा सा सवाल ये पूछिए कि रोजगार देने में उनको लगता है मोदी सरकार पास हुई या फेल? रोजगार देने में मोदी सरकार पास हुई या फिर? मोदी सरकार बिल्कुल भी फेल है, और 5 साल से मोदी सरकार जब से बनी है कोई भी रोजगार नहीं मिला है किसी को भी। और मैं देखता हूं मेरे साथ काफी दोस्त हैं, और किसी को भी, और कोई भी भर्ती, चाहे सीजीएल ले लो, चाहे एसएससी, कोई भी भर्ती ले लो, अब तक कोई भर्ती क्लियर नहीं हो, सारे पेपर। आपके हिसाब से रोजगार देने में पास है? बहुत पास हो गया, मोदी सरकार बहुत पास हो गया हमारा। आपके हिसाब से पास फेल? पास है, पास। रोजगार के मुद्दे पे आपके यार दोस्तों को, परिवार के छोटे बच्चों को रोजगार मिल पा रहा है? बच्चों को अभी रोजगार स्टार्टअप इंडिया, स्किल, इसके जरिए काम कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल पे देखने मिल रहा है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। सर दीपक, मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, जिस तरह से पुलकित फीडबैक ले रहे हैं, मैं जब गुजरात इलेक्शंस कवर करने गई या उससे पहले 2014 में भी, हम जब लोगों से पूछते थे कि किस मुद्दे पर वोट करोगे, तो जैसे ही वो बोलते थे विकास, वो कहते कुछ नहीं थे, लेकिन हम समझ जाते थे मोदी के लिए वोट है। तो आज की तारीख में आपको लगता है कि अगर लोग बोले राष्ट्रवाद तो मतलब मोदी के लिए वोट माना जाए, और अगर कोई बोले रोजगार तो मतलब जाना चाहिए महागठबंधन के लिए वोट? क्या मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूं इस स्टेज पे? इसको इस तरह से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनको अभी भी लगता है कि मोदी के प्रयासों से, या मोदी जिस तरह की इकोनॉमिक रिवोल्यूशन लेके आए, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के 6ठे नंबर पर खड़ा कर दिया है। आने वाले समय में वो 4थे से 3रे नंबर तक भी जा सकती है अगले 1.5 दशक के दौरान। तो उनको लगता है कि मोदी एक रिफॉर्म लेकर आए हैं, मोदी एक होप लेके आए हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज है जिंदगी में किसी को उम्मीद देना, और मोदी ने जो 2014 के अंदर कैंपेन किया था, उसमें सबसे बड़ी बात अगर लोगों को मन में दी थी, वो थी उम्मीद। क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक जनता हताश थी, जनता निराश थी, उसके पास कहने और करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, उसके पास सुनने के लिए था, चारों तरफ भ्रष्टाचार था, इकोनॉमिक स्लो डाउन था, और इकोनॉमिक स्लो डाउन के साथ साथ रोजगार की भी कमी थी। इस सब के बीच में एक उम्मीद मोदी ने दी है, और जो उम्मीद देता है वो आगे निकल जाता है। इसीलिए मोदी उस प्रचंड बहुमत, प्रचंड वेग के साथ चढ़कर आए थे 2014 में सत्ता में, और उसी उम्मीद को 2019 में बांटने का काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने थोड़ी सी गोल पोस्ट चेंज कर दी है। पहले वो राइट में गोल कर रहे थे, अब वो लेफ्ट में गोल कर रहे हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा भी सीधे मुंबई से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, यहाँ पर कुछ महाराष्ट्र से लोग आए हुए थे, वो तो कह रहे थे कि वो बहुत संतुष्ट हैं मोदी जी के काम से, लेकिन महाराष्ट्र की 48 सीटें दांव पर हैं। अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी और शिवसेना का ना करते करते अलायंस आखिरकार हो गया है, जो फायदे में रहेगा। लेकिन कांग्रेस, एनसीपी दूसरी तरफ है। अब जनता का मूड क्या कहता है? बिल्कुल, लेकिन साथ में बता दूं, देखिए, भले ही बीजेपी और शिवसेना एक साथ आ गई हो, लेकिन शिवसेना और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में इतना मतभेद है, इतना 4 सालों में, पिछले 4 सालों में इतना एक दूसरे के लिए लड़ा है कि वह एक दूसरे के साथ काम करने को तैयार नहीं है। तो शायद इसका नुकसान इस इलेक्शन में हो सकता है। लेकिन हाँ, हमारे साथ तमाम लोग हैं जो जानते हैं क्या कहेंगे इस बार के इलेक्शन में। आप किसको देखते हैं, शिवसेना, बीजेपी या फिर एनसीपी का? साढ़े 4 साल में इन्होंने खाली जुमलेबाजी सरकार चली। 15 साल पर कांग्रेस का राष्ट्रीय सरकार थी, कम से कम यहाँ पर किसानों का भला हो, किसानों का भला हुआ नहीं। ये खाली जुमलेबाजी सरकार है, जैसे हम नहीं देखते थे बीजेपी की सरकार। बिल्कुल, आप क्या देखते हैं, क्या लगता है कि इसकी शिवसेना, बीजेपी या फिर कांग्रेस, एनसीपी? कुछ तकनीकी दिक्कत है, आवाज ठीक से नहीं आ रही। एक बार फिर से अभिषेक से जुड़ने की कोशिश करेंगे और आपको मुंबई की राय दिखाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तो 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आतिर भी जुड़े हैं। आतिर, कई क्वेश्चंस जो जनरली रेज किए जा रहे हैं, लोगों का कहना यह है कि जम्मू कश्मीर का मसला ले लीजिए, वहां असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हो रहे, फारूक अब्दुल्ला को लेकर इसकी प्रतिक्रिया आई है लोकसभा के साथ। बिहार, उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ वेस्ट बंगाल, इनको 7 चरणों में करवाना, बहुत से लोग कह रहे हैं इसका एडवांटेज बीजेपी को पहुंचेगा, 7 उंगलियां घी में, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल मशीनरी है बहुत बड़ी है। जमीन पर जो पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, क्या कह रहे हैं आपके सूत्र? देखिए, बाय डिफॉल्ट अगर इस चुनाव होते हैं लोकसभा, तो कुछ न कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिसमें कि जो रूलिंग पार्टी होती है उसको उसका कोई न कोई लाभ पहुंचता है। तो ये कहना कि रूलिंग पार्टी को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, ये गलत होगा। लेकिन अब इस तरह के जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि लोकसभा अगर चुनाव हो सकते हैं
तो विधानसभा चुनाव क्यों, असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं हो सकते? तो दोनों में कोई कंपैरिजन मुझे नहीं दिखता है आंचल, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव है उनमें उनकी प्रिपरेशन और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। और आम जनता के लिए समझाइए, अगर बूथ के ऊपर ईवीएम मशीनें रखनी है, एक लोकसभा के लिए, एक राज्यसभा के लिए, सॉरी माफ कीजिएगा, स्टेट असेंबली के लिए रख दीजिए। हाँ, लेकिन क्योंकि जो असेंबली इलेक्शन होता है उसमें जो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वो भी होता है, उसके लिए ये देखना जरूरी है कि कानून व्यवस्था जो है वो परफेक्ट, उसमें जो सिचुएशन है उसमें एडवर्स नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए एक बहुत बड़े इंतजाम की भी जरूरत होती है। लोकसभा चुनाव के इंतजाम बिल्कुल अलग होते हैं, प्रिपेयर्डनेस अलग होती है। हालांकि सवाल कई खड़े कर रहे हैं विपक्ष, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या ठीक है, PDP हो। आखिर आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। व्यवस्था पर इसका नकारात्मक असर होगा। उसका माने क्या है? रोजगार पर ही तो नकारात्मक असर होगा। तमिलनाडु में, जो मेरे दोस्त बार बार तमिलनाडु की सवाल उठाते रहते हैं, इन तमिलनाडु अलोन, और मैं अंग्रेजी में जवाब दूंगा क्योंकि यस फॉर एवरीबडी यार, तमिलनाडु में ही करीब 1 लाख से भी लोग, छोटे छोटे जो छोटे और लघु उद्योग के क्लस्टर हैं, वो बेरोजगार हुए हैं। अनुमान लगाया गया है कि सारे देश में अगर आप देखें, द एस्टिमेट ऑल ओवर द कंट्री इज, एंड दिस इज एन एस्टिमेट नॉट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, इट इज एन एस्टिमेट मेड बाय एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, CMIE, Center for Monitoring Indian Economy in Bombay, which is estimated that the total number of people who may have become unemployed following who've lost their jobs following demonetization exceeds 1 million. So there is no doubt that पिछले 5 सालों में पहली बार रोजगार, हम बार बार ये कहते हैं कि तो तुगलकी फरमान यहाँ पर जयराम रमेश बता रहे थे डीमोनेटाइजेशन को, वो डीमो कर रहे हैं, और बहुत से लोग जो जनता मिल रही है वो नमो कर रहे हैं। आपका टेक इसके ऊपर? नहीं, नमो का जमाना है, डीमो का जमाना है। जयराम रमेश थोड़ा आउटडेटेड हो गए हैं कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। वो राहुल गांधी के नजदीक जरूर है, लेकिन फिलहाल मुद्दों की जब बात आती है तो वो बेहतर ढंग से उन मुद्दों को कम से कम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रख पा रहे हैं। और डीमोनेटाइजेशन अभी किसी के दिमाग में नहीं है। अगर वो एयर स्ट्राइक की बात करते, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते, राफेल की भी कर लेते, चल लीजिए, राफेल की कर लेते, तो मेरे ख्याल से ज्यादा उनको आईबॉल्स मिलती। लेकिन फिलहाल वो एक ऐसे शब्द की बात उठा रहे हैं जिसको देश की जनता अपनी मेमोरी से आउट ऑफ सिंक मामला, आउट ऑफ सिंक कर चुकी है। अगर वो रोजगार की बात करते तो एक बहुत बड़ी बात होती, लेकिन सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है आंचल कि अब राहुल गांधी अपने नैरेटिव को कैसे आगे बढ़ाते हैं। उनके नैरेटिव 3 चीजों पर बने हैं। सबसे पहला रोजगार, दूसरा भ्रष्टाचार, और तीसरा किसानों की जो आर्थिक बदहाली है वो। इन 3 चीजों पर राहुल गांधी अगर ठीक से फोकस कर पाए तो वो एक बड़ा एक अच्छी टक्कर दे सकते हैं। आज ही रूरल डिस्ट्रेस को लेकर खबर आई, जयराम रमेश वो भी बोल देते तो अच्छा था। नहीं, जयराम रमेश हो सकता है आगे उसको बोले, लेकिन जयराम रमेश जो है वो, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, लेकिन वो भी ब्रेक के अंदर कि जयराम रमेश से एक बार क्या बातचीत हुई थी। लेकिन एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भाजपा के नेता और पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत का बड़ा बयान आया है। उनका कहना है कि भाजपा 75 पार के नेताओं को टिकट देगी और टिकट का आधार जीतने की संभावना होगी। ये फैसला बीजेपी की जो अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई थी पिछले हफ्ते, उसमें लिया गया है। इसका मतलब ये कि मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, लालकृष्ण आडवाणी, ऐसे लोगों को पार्टी फिर से टिकट दे सकती है। आप बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के भी सदस्य हैं, चुनाव समिति में भी हैं और बीजेपी की संकल्प पत्र समिति के भी सदस्य हैं। क्या बीजेपी में जो 75 पार के नेता हैं, आडवाणी जी हैं, डॉक्टर जोशी हैं, कई सारे ऐसे तमाम नेता, आप उत्तराखंड के प्रभारी भी हैं, तो क्या 75 पार के नेताओं को पार्टी टिकट देने जा रही है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने ये तय किया है और ऐसा प्रारंभ से परंपरागत विचार किया जाता है कि जो जीतने की स्थिति में है कार्यकर्ता, पार्टी के प्रति निष्ठा है।
तो ये महत्वपूर्ण बात, क्योंकि अभी तक इसी बात पर अटकलें लगाई जा रही थी कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को जो पार्टी में फिलहाल हाशिए पर चले गए हैं, उनको एक बार फिर से पार्टी टिकट देगी या नहीं। लोकतंत्र जिंदाबाद में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन इंडिया न्यूज पर आप देखते रहिए चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबरें लगातार।